फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे भाई प्लेन्स ऑफ इंडिया। प्लेन्स ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं मैदानी भाग, और इनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? मैदानी भागों का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? हाँ, नदियों के द्वारा। इनका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा होता है। बात ही नहीं भाई, बस अब पेशेंस के साथ आराम से बैठो। जो प्लेन्स होते हैं ना भाई, अपने भारत में दो टाइप के प्लेन्स पाए जाते हैं। दो भागों में डिवाइड करके हम इनको पढ़ते हैं। एक होते हैं उत्तर के मैदान और एक होते हैं तटीय मैदान। उत्तर के जो मैदान है वो 3 नदी तंत्रों के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो दक्षिण के मैदान है ना वो कोस्टल एरिए, जहाँ से नदियाँ समुद्र के अंदर या खाड़ी के अंदर गिरती हैं, उन स्थानों के ऊपर पाए जाते हैं। तो अपने इंडिया के अंदर जो प्लेन्स हैं वो दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। एक होता है उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान, और एक क्या होते हैं भाई? तटीय मैदान, तटीय मैदान। इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? तो रिवर्स के द्वारा, नदियों के द्वारा इनका निर्माण होता है। अब जो उत्तर के मैदान है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। एक तो है इंडस रिवर प्लेन्स, इंडस रिवर प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, गंगा के मैदान, और एक है राजस्थान प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स। तटीय मैदान एक तो है ईस्टर्न कोस्ट और एक है वेस्टर्न, ईस्ट कोस्टल और एक है वेस्ट कोस्टल। वेस्ट कोस्टल इनको बोलते हैं पूर्वी तटीय, पूर्वी तटीय मैदान, और एक है पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? तो ये फर्टाइल एरियाज होते हैं जिनका फॉर्मेशन नदियों के द्वारा किया जाता है। परिभाषा इनकी होगी, ऐसे उर्वरक क्षेत्र जिनका निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है उनको हमें मैदानी भाग कहते हैं। उत्तर भारत में 3 टाइप के मैदानी भाग आप पढ़ोगे, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंधु नदी के मैदान, गंगा नदी के मैदान, और एक है राजस्थान मैदान। दक्षिण भारत के अंदर मैदानों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है पूर्वी तटीय मैदान और एक है पश्चिमी तटीय मैदान। 5 टोटल भागों के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। देखिएगा यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी के मैदान, सिंधु नदी के मैदान, सिंधु नदी के मैदान। सिंधु के मैदानों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है भाई। सबसे ऊपर जो रिवर है ना वो कौन सी है? इंडस है, इसको बोलते हैं सिंधु, इंडस या सिंधु रिवर है। और इस सिंधु रिवर से ठीक नीचे कौन सी रिवर है? सिंधु से नीचे कौन सी है भाई? झेलम। कौन सी आएगी? झेलम आएगी। अब अगर कोई आपसे पूछ ले झेलम और सिंधु के बीच के जो मैदान है, झेलम और सिंधु के बीच के जो मैदान है, इन मैदानों को क्या कहा जाता है? इन मैदानों को क्या कहा जाएगा? तो इनको कहा जाएगा सिंध दोआब। क्या कहा जाएगा? इन मैदानों को कहा जाता है सिंध दोआब, सिंध दोआब। दोआब का मतलब होता है नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब का मतलब क्या होता है भाई? दोआब शब्द का मतलब होता है नदियों के बीच का क्षेत्र, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। झेलम से नीचे कौन सी नदी आएगी? चिनाब। झेलम से नीचे कौन सी आएगी भाई? चिनाब। चिनाब और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है ना, इसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? चल दोआब, चल दोआब।
चिनाब के ठीक नीचे कौन सी नदी आएगी? रावी नदी। रावी नदी। रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? रचना दोआब। रचना दोआब। रावी से नीचे कौन सी नदी बहती है? व्यास। व्यास। इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? बारी दोआब। और व्यास के नीचे बहती है सतलुज। सतलुज। इन दोनों के बीच का फर्टाइल एरिया क्या कहलाएगा? बिस्त दोआब। बिस्त दोआब। आ गया अभी समझ में? एक बार देखो, सबसे नॉर्थ में रिवर कौन सी है? सिंधु। सिंधु के ठीक नीचे झेलम। झेलम के नीचे चिनाब। चिनाब से नीचे रावी। रावी से नीचे व्यास और सबसे नीचे सतलुज। इन नदियों के बीच का जो फर्टाइल एरिया है उसका अलग अलग नाम रखा गया है। सबसे पहले सिंधु और झेलम, आप इनको रिलेट करके याद करना, अच्छे से याद हो जाएंगे। सिंधु और झेलम, यहाँ पे क्या है? सिंधु है। सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र है सिंध दोआब। सिंधु से रिलेट कर लेना, सिंधु और सिंध एक जैसे नाम है, तो यहाँ पे आएगा सिंध दोआब। उसके बाद है झेलम चिनाब। झेलम चिनाब। जैसे चिनाब जैसे चल। जैसे चिनाब जैसे चल, तो इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चल दोआब कहलाएगा। चिनाब से नीचे है रावी। रैसे रावी रैसे रचना, तो इनके बीच का क्षेत्र हो जाएगा रचना दोआब। व्यास और रावी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? बारी दोआब। और व्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? बिस्त दोआब कहलाएगा। आपको ये दो बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, एक तो बारी और एक बिस्त। एक बारी और एक बिस्त, ये दोनों याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि ये दोनों कहाँ पे हैं भाई? भारत में हैं। ये दोनों कहाँ पे हैं? भारत में हैं। ठीक है, बारी और बिस्त दोनों कहाँ पे हैं भाई? भारत के अंदर हैं, इसलिए पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और ये एक फर्टाइल एरिया है। ये जो एरिया है ना, ये फर्टाइल एरिया है। फर्टाइल एरिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी। फर्टाइल होगा तो एग्रीकल्चर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आप सबको पता है भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन को अप्लाई किया गया था, हरित क्रांति को अप्लाई किया गया था, लागू किया गया था। और हरित क्रांति के लागू होने के बाद इस वाले क्षेत्र में उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा किया गया, और ज्यादा उर्वरकों के इस्तेमाल से इस भूमि की उर्वरकता क्या हो गई? कम हो गई। जहाँ पे उर्वरकों का इस्तेमाल ज्यादा होगा, वहाँ पे धरती की नेचुरल जो उर्वरक शक्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पता होगा आप सबको, उर्वरक क्या करते हैं? उर्वरक जो है, धरती जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के अंदर से जो वाटर एब्जॉर्वेशन पावर होती है उसको खत्म करते हैं। वाटर एब्जॉर्वेशन पावर के साथ साथ जो मिट्टी के अंदर नेचुरल तत्व होते हैं ना, उनको भी ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फसल को प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि उर्वरक डाले और उर्वरक सारा काम कर देंगे। उर्वरक अकेले काम नहीं करते, उर्वरक रिएक्शन करके काम करते हैं। जो मिट्टी के अंदर नेचुरल कंपोनेंट होते हैं ना, उन कंपोनेंटों को ये मिट्टी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, फिर फसल को प्रोवाइड करवाते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता है। तो ये साथ में मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को भी क्या करते हैं? कम करते हैं। ये तीनों क्षेत्र कहाँ पे हैं भाई? पाकिस्तान में। ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये पाकिस्तान में हैं। क्यों है पाकिस्तान में? क्योंकि अपने भारत में इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होती। वहाँ से आगे ये पाकिस्तान में जाएंगी। पाकिस्तान में जब ये समतल क्षेत्र में बहती हैं तो वहाँ पे इनका फॉर्मेशन करती हैं। जो फर्टाइल एरिया हैं, सिंध दोआब, चल दोआब, रचना दोआब, ये भी फर्टाइल एरिया हैं, लेकिन है कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर है। और भारत में कौन से हैं? बारी दोआब और बिस्त दोआब। इतना सा रख लोगे याद है? भारत के अंदर बारी दोआब और बिस्त दोआब, रचना से ऊपर है चल और चल से ऊपर है सिंध। ये तीनों फर्टाइल एरिया कहाँ पे हैं? हाँ, ये तीनों फर्टाइल एरिया पाकिस्तान के अंदर हैं। उसके बाद देखो भाई, राजस्थान प्लेन्स की अगर हम बात करें,
राजस्थान के मैदान, राजस्थान के मैदानों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक राजस्थान का वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है। एक एरिया में बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है और एक एरिया में बारिश 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ये 25 सेंटीमीटर से कम वाला क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान। कौन सा क्षेत्र है ये? पश्चिमी राजस्थान है, इसको बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। और ये अरावली के पश्चिम में है, अरावली के पश्चिम में है। ये मानसून के पैरेलल है, मानसून के समानांतर है। मानसून के समानांतर होने के कारण जो मानसूनी हवाएं हैं वो इसके पैरेलल यहाँ से निकल के हरियाणा और दिल्ली में प्रवेश कर जाती हैं, यहाँ पे बारिश नहीं करवाती। तो बारिश नहीं करवाएंगी तो क्या होगा? ये अराइड एरिया बन जाएगा, अराइड एरिया। अराइड एरिया को बोलते हैं सूखा क्षेत्र, सूखा क्षेत्र। और अक्षेत्र सूखा होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? डेजर्ट। क्या बोलेंगे उसको? डेजर्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा डेजर्ट पाया जाता है? थार मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है, थार का मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है। ये दो जगह पे मिलता है, एक राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ गुजरात। राजस्थान के साथ साथ कहाँ पे? अभी गुजरात में भी है, ठीक है, और पाकिस्तान में भी है, इतना भी आपको याद रखना है। ये जो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है ना, इसको कहा जाता है रोहीलैंड, इसको रोहीलैंड कहा जाता है। ये एक फर्टाइल एरिया है, ये जो एरिया है ना ये फर्टाइल एरिया है। फर्टाइल एरिया होगा तो यहाँ पे क्या होंगे भाई? अनाज ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे अनाज वाली फसलें ज़्यादा होती हैं। कौन कौन सी फसलें होती है यहाँ पे? गेहूँ होता है, गेहूं के साथ साथ बाजरा होता है और बाजरा के साथ साथ सरसों की फसल यहाँ पे सर्वाधिक होती है। सरसों की फसल यहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक। इसके साथ साथ जो जीरा होता है, राई होती है, जो मोटे अनाजों की कैटेगरी में आती हैं, मसालों की कैटेगरी में भी हम इनको बोल सकते हैं, राई वगैरह, जीरा वगैरह, वो भी कहाँ पे होता है? इसी वाले क्षेत्र के अंदर होता है। ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है अभी? ये अरावली का पूर्वी हिस्सा है, अरावली का पूर्वी क्षेत्र। अरावली से पूर्वी क्षेत्र आप इसको बोल सकते हो। इन दोनों के बीच में अरावली पर्वत पड़ता है। इन दोनों मैदानों के बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? अरावली माउंटेन वाला क्षेत्र इन दोनों के बीच में पड़ता है। यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। यहाँ पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है। बारिश कम होगी तो वहाँ पे अराइड एरिया बनेगा, सूखा क्षेत्र बनेगा, और सूखे क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे? थार मरुस्थल। यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो ये कैसा एरिया है? फर्टाइल एरिया है। फर्टाइल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगी? अनाज ज़्यादा होंगे। इस वाली मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, इस वाली मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा होता है। और जिस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे अनाज ज़्यादा होते हैं। जिस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होंगे भाई? अनाज ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे गेहूँ, बाजरा, सरसों वाले अनाज ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, कहाँ लिख रखा चावल? गेहूँ तो होता है राजस्थान में। कौन सी दूसरी मिट्टी होती है? मैं यहाँ पे मिट्टियों को तो पढ़ा ही नहीं रही, मिट्टी थोड़ी ना चल रही है, यहाँ पे तो मैदान चल रहे हैं। मैंने ये बोला है इस वाले क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा मिलती है। और जिस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है उस मिट्टी के अंदर मोटे अनाजों की खेती ज़्यादा होती है। इज दैट क्लियर? अरे रेत भी है, पूरे राजस्थान में रेत थोड़ा ना है, रेत भी अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पे बिल्कुल डेजर्टेड एरिया है, इसके अंदर मतलब आप चलोगे ना इतने इतने तो खुद धंस जाओगे उस रेत में। और उस साइड में थोड़ी बहुत बारिश होती है, कुछ नहरें वगैरह निकाल ली गई हैं, कुछ वहाँ पे बिजली वाले फव्वारे लगाए गए हैं, तो मिट्टी ठीक ठाक है उस क्षेत्र में।
इतने एडवांस मत चला करो आप। अब देखो भाई, अगले जो मैदान है वो है गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स, गंगा के मैदान। गंगा के मैदानों को हम दो टाइप में पढ़ते हैं। एक मैंने आपको पहले भी पढ़ा था, जो उत्तर भारत के मैदान है ना, उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। ये गंगा के प्लेन्स है, ये सारे के सारे 5 भाग किसके हैं? गंगा प्लेन्स के हैं। लेकिन गंगा को 3 स्तर पे भी डिवाइड किया गया है। जो खुद गंगा रिवर सिस्टम है ना, इस गंगा रिवर सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। तो दोनों को पढ़ेंगे हम। अगर हम बात करें गंगा रिवर सिस्टम की, तो इसके 3 टाइप बनाए गए हैं, 3 पार्ट बनाए गए हैं इसके। और इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा के बाद एक आती है मध्य गंगा, मध्य गंगा, और एक है निचली गंगा। निचली गंगा, ये इसकी सहायक नदियों के आधार पर बांटी गई है। ऊपरी गंगा की अगर हम बात करें ना, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इसका रोहेलखंड मैदान, रोहेलखंड मैदान। रोहेलखंड का पठार भी कहाँ पे पड़ा था भाई? रोहेलखंड पठार कहाँ पड़ा था? यूपी में। रोहेलखंड यूपी में पड़ा था। देखो भाई, रोहेलखंड के जो मैदान है ना, वो कौन कौन सी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? रोहेलखंड के जो मैदान है वो कौन कौन सी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो आपने एक नाम सुना होगा, रामगंगा रिवर। रामगंगा नदी से लेकर गोमती नदी तक का क्षेत्र। रामगंगा और गोमती नदियों के बीच का जो क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? रोहेलखंड के मैदान कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आएगा अवध के मैदान, अवध के मैदान। अवध के जो मैदान है वो कौन सी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? एक तो नदी है गोमती, गोमती नदी व घाघरा नदी के बीच का क्षेत्र। गोमती व घाघरा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? अवध के मैदान कहा जाता है। उसके बाद देखो, मध्य गंगा की अगर हम बात करें, तो मध्य गंगा के अंदर है यूपी प्लेन्स आते हैं, यूपी के मैदान इसके अंदर आते हैं। और यूपी के मैदानों की अगर हम बात करें, ये कौन सी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? यूपी के मैदान कौन सी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है भाई? एक तो नदी है घाघरा, घाघरा नदी, और एक आएगी गंडक नदी, गंडक नदी। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हो रही थी ये नदी? धौलागिरी पर्वत से। उसके बाद आएंगे बिहार प्लेन्स, बिहार के मैदान, बिहार के मैदान। बिहार के मैदान कौन सी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? एक रिवर है गंडक और एक है पुरानी गंडक रिवर। यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो फर्टाइल एरिया है उसको कहा जाता है बिहार के प्लेन्स। अगला है मिथिला मैदान, मिथिला के मैदान। मिथिला के जो मैदान है ना, वो कौन सी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है भाई? पुरानी गंडक नदी और कोशी नदी के बीच का क्षेत्र है। पुरानी गंडक और कोशी नदी के बीच का ये क्षेत्र है। उसके बाद निचली गंगा, निचली गंगा के जो मैदान है ना, वो कौन कौन सी नदियों के बीच का क्षेत्र है? कोशी व महानदी, महानदी नहीं, महानंदा।
ठीक है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा निचली गंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाढ़ की समस्या कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा है? बाढ़ की जो संभावना है वो कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा है? कहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है? गंगा रिवर के कौन से मैदानों में बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है? गंगा रिवर के कौन से मैदानी भागों में बाढ़ की समस्या ज़्यादा है? हाँ, मध्य गंगा और निचली गंगा के जो मैदान है ना, इनके अंदर बाढ़ ज्यादा आती है। मध्य गंगा का जो बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, बिहार के मैदान और मिथिला के जो मैदान है ना, यहाँ पे बाढ़ ज्यादा आती है। ये जो दो मैदान है ना, यहाँ पे बाढ़ ज्यादा आती है। यहाँ पे बाढ़ क्या आती है भाई? ज्यादा। और ये सारा का सारा एरिया सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है। भारत का सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया कौन सा है भाई? गंगा रिवर्स के जो प्लेन है ना, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है और सबसे बड़ा एरिया भी है, क्योंकि गंगा जो है 5 राज्यों के अंदर बहती है और 5 राज्यों के अंदर इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरियाँ इसको ज्वाइन करती हैं। तो आसपास के क्षेत्रों में गंगा रिवर और इसकी सहायक नदियों के पानी से सिंचाई भी होती है और बाढ़ भी आती है, जिसके कारण यहाँ पे फर्टाइल एरिया बना हुआ है। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी इस वाले क्षेत्र में? तो इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी के ऊपर अनाज वाली फसलें भी ज़्यादा होती है, चावल भी ज़्यादा होता है, गन्ना भी ज़्यादा होता है। ठीक है, चावल, गन्ना, एक केला, ठीक है, केला, चावल, गन्ना और गेहूँ, ये सारी फसलें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। ये तो था नदियों के आधार पे। अब जो गंगा के प्लेन्स है ना, उनको हम भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा के रूप में भी पढ़ते हैं। ये मैंने पहले करवाया है आपको, एक क्लास में करवा रखा है ना पहले, एक बार सुन लो इसको। भाबर वे मैदान होते हैं जहां पे हिमालयी नदियां धरातल के ऊपर प्रवेश करती है। पहले लिखवा रखा है ये सारा डाटा। भाबर वो मैदान होते हैं जहां पर हिमालयी नदियां धरातल के ऊपर प्रवेश करती हैं। ये जो मैदान होता है ना, ये बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो नदियाँ होती है वो इनलैंड होती हैं, यानी कि पत्थरों के नीचे से नदियों का पानी यहाँ पे चलता है। इस वाले क्षेत्र पे हम कृषि नहीं कर सकते, क्योंकि कृषि योग्य भूमि यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो इस वाले क्षेत्र में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पे कृषि बिल्कुल भी नहीं होती। इसके बाद इसको कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्र का जलोढ़ पंख। क्वेश्चन आता है पर्वतीय क्षेत्र का जलोढ़ पंख कौन से मैदानों को कहा जाता है? तो भाबर के मैदानों को कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्र का जलोढ़ पंख। पर्वतीय क्षेत्र का जलोढ़ पंख, ये क्वेश्चन नया है, ये ऐड कर लेना। पर्वतीय क्षेत्र का जलोढ़ पंख कौन से मैदानों को कहा जाता है भाई? तो भाबर के मैदानों को पर्वतीय क्षेत्र का जलोढ़ पंख कहा जाता है। उसके बाद आता है तराई क्षेत्र। तराई वो क्षेत्र होता है जहां पर नदियां धरातल के ऊपर होती हैं। जहां पर नदियां धरातल के ऊपर होती हैं उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। ये दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और दलदली होने के कारण इस वाले क्षेत्र में मच्छर ज्यादा होते हैं और मच्छर ज्यादा होंगे तो यहाँ पे मलेरिया के रोगी ज्यादा पाए जाते हैं। इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है मलेरिया पेटी। इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मलेरिया पेटी इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मलेरिया के रोगी ज्यादा पाए जाते हैं। किसके कारण? दलदली क्षेत्र होने के कारण। दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे मलेरिया के रोगी ज्यादा पाए जाते हैं। ये फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ पे कृषि भी होती है, यहाँ पे गन्ना और चावल की फसल सर्वाधिक होती है इस वाले क्षेत्र में। उसके बाद आता है बांगर। बांगर वे मैदान होते हैं जो बाढ़ के क्षेत्र से दूर के हैं। बाढ़ के क्षेत्र से दूर के मैदान क्या कहलाएंगे? बांगर कहलाएंगे। जैसे अपना हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा का जो जींद वाला क्षेत्र है, मेनली जो हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा है, हरियाणा का जो पश्चिमी हिस्सा पंजाब के और राजस्थान के साथ लगता है ना, वो सारा का सारा बांगर क्षेत्र है। अब बोली के आधार पे बांगर नहीं है, ये मिट्टी के आधार पे बांगर है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र की मिट्टी जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। उस मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो चुकी है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में नदियाँ नहीं हैं। और जहाँ पे नदियाँ नहीं होंगी वहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी, वहाँ पे नदियों का पानी नहीं आएगा। और नदियों का पानी अगर नहीं आएगा तो उस वाले
क्षेत्र की जो उर्वरकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वाले क्षेत्र में उर्वरकों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फसल भी क्या होंगी इसमें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अगर होंगी तो वो किसकी डिमांड करेंगी, वो उर्वरकों की डिमांड करेंगी, केमिकल्स की डिमांड करेंगी। उसके बाद अभी खादर, खादर कौन सा क्षेत्र होता है, खादर वो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में नदियां बहती हैं। अगर नदियां बहेंगी तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है बाढ़ भी आएगी, और बाढ़ जब आएगी ना तो बाढ़ के पानी में नई मिट्टी के कण होते हैं जो फर्टिलिटी से भरपूर होते हैं, और उस वाले क्षेत्र में क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी ज्यादा होगी। उसके बाद है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, नदी, समुद्र, सागर या खाड़ी में गिरने से पहले अपने साथ जितने भी सेडिमेंट बहाकर लाई है उनको मुहानों के ऊपर डिपॉजिट कर देती है, और सेडिमेंट डिपोजिशन से एक फर्टाइल एरिया बनके तैयार होता है। उसी फर्टाइल एरिया को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा जो डेल्टा होता है ना वो दलदली क्षेत्र होता है, और दलदली क्षेत्र के अंदर मैग्रो फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आ गए समझ में पांचों, पहले करवा रखे हैं डिटेल में इसलिए नहीं लिखवाया। आगे देखो भी, गंगा मैदान हो गए, राजस्थान हो गए, सिंधु के हो गए, अब है तटीय मैदान। तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदानों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं, एक तो है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और दूसरे कौन से हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। और एक गुजरात के मैदान भी हैं, गुजरात के मैदान इसी में पड़ते हैं, तटीय के अंदर ही गुजरात के मैदान, गुजरात के मैदान। सबसे पहले गुजरात के मैदानों के बारे में देखते हैं। अभी गुजरात के जो मैदान हैं इनका निर्माण किसने किया है, इनका निर्माण, गुजरात के मैदानों का निर्माण जो है माही व साबरमती नदी के द्वारा हुआ है। माही व साबरमती नदी द्वारा निर्मित, माही व साबरमती नदी द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, जो गुजरात के मैदान हैं इन मैदानों का निर्माण है माही और साबरमती नदी के द्वारा हुआ है। जो गुजरात के मैदान हैं ये मैदान कौन से क्षेत्र में है भाई, गुजरात के जो मैदान है ना ये कौन से क्षेत्र में है, तो ध्यान रखिएगा कच्छ का रण, कच्छ का जो रण है ना वो इसी का पार्ट है। कच्छ का जो रण है वो इसी का पार्ट है, क्योंकि ये नदियां जो है ना ये नदियां कम पानी वाली हैं, और कम पानी वाली हैं तो यहाँ पे बाढ़ तो बिल्कुल भी नहीं आती। क्यों नहीं आती बाढ़, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से बहती है ना उस क्षेत्र की मिट्टी रेतीली है, और उस मिट्टी की वाटर एब्जॉर्वेशन पावर ज़्यादा है। जैसे ही नदियाँ ओवरफ्लो होती हैं तो आसपास की मिट्टी सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इस वाली मिट्टी में बाढ़ वगैरह ज़्यादा नहीं आती। अगर बाढ़ नहीं ज़्यादा आएगी तो क्या होगा भाई, मिट्टी जो है फर्टाइल नहीं होगी। अब यहाँ की जो मिट्टी फर्टाइल है ना वो दक्कन ट्रैप के कारण है। दक्कन का जो पठार है ना, दक्कन का जो पठार है ये कहाँ पड़ता है, ज़्यादा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अभी, महाराष्ट्र में। लेकिन इस पठार की जो मिट्टी है, इस पठार की जो मिट्टी है ना इसकी मिट्टी गुजरात में भी पाई जाती है, इसकी मिट्टी गुजरात के अंदर भी पाई जाती है। और गुजरात का जो महाराष्ट्र से लगता हुआ एरिया है ना वो काफ़ी फर्टाइल एरिया है, उसके अंदर कृषि की जाती है। कौन सी कृषि होती है गुजरात में, यहाँ पे कपास की कृषि होती है। कौन सी कृषि होती है, कपास की कृषि यहाँ पे होती है। ठीक है, कपास की कृषि यहाँ पे होती है। उसके बाद देखो गुजरात में काठियावाड़ का तट है, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ का जो तट है ना वो गुजरात के मैदानों का ही हिस्सा है। काठियावाड़ जो तट है ना वो गुजरात के मैदानों का ही हिस्सा है, इसको कहा जाता है काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ तट को क्या कहा जाता है, काठियावाड़ प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अब देखो प्रायद्वीप होता क्या है, सतल का ऐसा भाग जो तीन और पानी से घिरा हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तो आपने गुजरात की जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से देखी होगी। तो यहाँ पे क्या है, कच्छ की खाड़ी है,
यहाँ पे खंबात की खाड़ी है और ये सारा एरिया अरब सागर का है। तो गुजरात के इस एरिया के 3 और पानी लगता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय अक्षेत्र। और ये जो प्रायद्वीप है ना, इसको बोला जाता है काठियावाड़ी प्रायद्वीप। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? गुजरात के मैदानों का हिस्सा है, क्योंकि इसी काठियावाड़ प्रायद्वीप से 2 नदियां एंड करती हैं। कौन कौन सी? माही और साबरमती। माही और साबरमती नदी के द्वारा इस काठियावाड़ तट का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसका निर्माण किया गया है। इतना सा आया समझ में? उसके बाद देखो पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान कहाँ पे है भाई? ये जो मैदान है ना, ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट और अरब सागर के बीच का क्षेत्र है। पश्चिमी तट और अरब सागर के बीच का क्षेत्र कुछ ऐसे है, ये सेफ है। ये जो एरिया है ये अरब सागर का एरिया है। ये वाला एरिया कौन सा है भाई? ये अरब सागर है। अरब सागर है ये, ठीक है, ये अरब सागर है। उसके बाद ये क्या है? ये पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान है। और ये क्या है? ये है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, ठीक है। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र का जो मैदान है, इस क्षेत्र के मैदानों का निर्माण किस किस के बीच में है? ये कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं भाई? अरब सागर और पश्चिमी तट के बीच में। अरब सागर और पश्चिमी तट, इसको आप पश्चिमी घाट भी बोल सकते हो, इसको आप पश्चिमी घाट भी बोल सकते हो। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है पश्चिम तटीय मैदान। क्या कहेंगे इनको? पश्चिम तटीय मैदान इनको कहा जाएगा। इनका जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा हुआ है? नदियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, क्योंकि पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां ओरिजिनेट होती हैं और वो नदियां कुछ तो कहाँ जाएंगी? पूर्वी घाट की तरफ जाएंगी। कुछ नदियां उनमें से पश्चिमी घाट से ही अरब सागर में गिर जाती है, तो उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? पश्चिम के तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? एक तो है कोंकण तटीय मैदान। कोंकण तटीय मैदान, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस किस के बीच का क्षेत्र है। कोंकण तटीय मैदान किस किस के बीच में फैले हुए हैं? तो गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तट है, गुजरात से लेकर गोवा के तट के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है कोंकण तटीय मैदान। गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा तक का एरिया है ये। उसके बाद दूसरा है कन्नड़ तटीय मैदान। कन्नड़ तटीय मैदान, ये जो मैदान है कहाँ से कहाँ तक फैले हैं? गोवा से कहाँ तक भी? मैंगलोर तक। गोवा से मैंगलोर के बीच का क्षेत्र है ये। और तीसरे कौन से मैदान हैं? मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय जो मैदान हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? मैंगलोर से लेकर, मैंगलोर से कहाँ तक है? केरल तक। मैंगलोर से कहाँ तक फैले हैं ये? केरल तक फैले हैं। अब जो मालाबार तट है ना, इस तट के ऊपर भारत में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, मासिनराम को छोड़ के। मासिनराम जो मेघालय में पड़ता है, उस स्पेसिफिक जगह को छोड़ के सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है? तटों की अगर हम बात करें तो इस वाले तट पे क्या होती है भाई? रेनफॉल ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है। रेनफॉल यहाँ पे क्या है भाई? ज़्यादा। रेनफॉल ज़्यादा है तो क्या होगा? वेजिटेशन भी यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। और वेजिटेशन ज़्यादा होगा तो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा, बातें नहीं, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा, और जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी भी है, वेजिटेशन भी है, तो कौन से फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं?
एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है सदाबहार वन, सदाबहार वन। ठीक है। क्या क्या ज्यादा होता है इस तट वाले क्षेत्र में? तो यहाँ से रबड़ का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रबड़ के पेड़ यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, नारियल यहाँ पे ज्यादा मिलेगा आपको, रबड़, नारियल, मसाले और आम। ठीक है। रबड़, नारियल, मसाले और आम। मसाले बोले तो लौंग, इलायची वगैरह ये जो होते हैं ना, जिनको हम खड़े मसाले बोलते हैं, वो सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं? केरल के अंदर वो सर्वाधिक होते हैं। मसालों के साथ साथ यहाँ पे नारियल ज़्यादा होता है, नारियल के साथ साथ यहाँ पे आम, आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? केरल में मालाबार तट के ऊपर सबसे ज़्यादा आम होता है। आमों की अधिकता के कारण यहाँ पे जो बारिश होती है ना, उसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, केरल के अंदर जो बारिश होती है ना, उसको हम आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है इसको आम्र वर्षा? क्योंकि जब यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है ना, वो समय होता है आम की फसल के पकने का, और इस बारिश के होते ही यहाँ पे आम की फसल जो है वो पक कर तैयार हो जाती है, और पक के तैयार हो जाएगी तो क्या होगा भाई? इनकम का सोर्स है वो तो। ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा यहाँ पे कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, दूसरा जो तट है उसका क्या नाम है? ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। भारत में रेनफॉल ज्यादा कौन से तट पे होती है? मालाबार तट के ऊपर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। भारत में वेजिटेशन कहाँ पे ज्यादा है? तो मालाबार तट के ऊपर सबसे ज्यादा वेजिटेशन है। भारत में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ पे है? तो मालाबार तट के ऊपर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? हाँ, जैव विविधता तो होता क्या है ये? हाँ, जैव विविधता। जैव का मतलब होता है लिविंग, विविधता का मतलब होता है अलग अलग। तो अलग अलग प्रकार के लिविंग्स जब एक ही स्थान पे पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को कहा जाता है जैव विविधता अक्षेत्र या बायोडाइवर्सिटी अक्षेत्र, उसको कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा भाई, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदानों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तटीय मैदान, उत्तरी सरकार तटीय मैदान। कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र है ये? उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र है ना, उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तटीय क्षेत्र। उत्तरी सरकार तटीय क्षेत्र। भारत के अंदर रिट्रीट मानसून से सबसे पहली बारिश कहाँ पे होती है? उत्तरी सरकार तट के ऊपर रिट्रीट मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा नहीं, सबसे पहली। उसके बाद है दूसरा कोरोमंडल, कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये मैदान फैले हुए हैं। तमिलनाडु में भी जगह कौन सी पड़ेगी? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या खास बात है भाई? ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे बारिश जो वर्षा है, वर्षा कब होती है? यहाँ पे लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए मानसून से। इसको बोलते हैं रिट्रीट मानसून। क्या बोलते हैं इसको? रिट्रीट मानसून। सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है केरल से स्टार्ट होके मध्य भारत होते हुए पूर्वी भारत में चला गया। पूर्वी भारत से वो हवाएं कब वापस आएंगी? वो हवाएं सर्दियों के मौसम में पूर्वी हवाएं ज़्यादा चलती हैं, तो वो पूर्वी हवाएं वहाँ से आती हैं। आते आते रास्ते में पड़ती है बंगाल की खाड़ी, तो वो हवाएं बंगाल की खाड़ी से पानी उठाएंगी। बंगाल की खाड़ी
खाड़ी से पानी उठा के सबसे पहले बारिश करवाएंगी उत्तरी सरकार तटीय मैदान के ऊपर। उसके बाद कहाँ जाती है, कोरोमंडल तट के ऊपर वो हवाएं आ जाती है। और सबसे ज़्यादा बारिश लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है भाई, कोरोमंडल तट के ऊपर होती है। कहाँ पे होती है, कोरोमंडल तट के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ध्यान रखना कब, लौटते हुए मानसून से सर्दियों के मौसम में। कब होती है, सर्दियों के मौसम में भारत के अंदर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, कोरोमंडल तट के ऊपर बारिश ज्यादा होती है। कहाँ पे पड़ता है ये तट है, तो आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है ना उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट है। और इस तट के ऊपर जो मैदानी भाग है, इस तट का जो मैदानी भाग है किस किस के बीच में, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का जो एरिया है ना उसको बोलते हैं पूर्वी तटीय अक्षेत्र। और इस पूर्वी तटीय अक्षेत्र को दो भागों में किया गया है डिवाइड, एक है उत्तरी सरकार तटीय मैदान और एक है कोरोमंडल तटीय मैदान। बारिश कब होगी, सर्दियों के मौसम में। कौन से मानसून से, रिट्रीट मानसून से। वैसे भारत के अंदर तीन चीज़ों की वजह से बारिश होती है, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, एक रिट्रीट मानसून से, और एक होती है भूमध्य सागर की तरफ से हवाएं आती हैं सर्दियों के टाइम पे। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर। क्या बोलते हैं उसको, मावट बोलते हैं, मावट बोलते हैं उनको। कहाँ पे, राजस्थान, हरियाणा के अंदर। वैसे होते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, जिनके कारण अपने भारत में बारिश होती है। तो भारत में रेनफॉल करवाने के लिए तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ रिट्रीट मानसून और एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं अपने इंडिया में बारिश करवाने के लिए। जो सबसे ज्यादा रेनफॉल किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के ऊपर बारिश करवाता है। कहाँ से शुरू होता है, केरल से शुरू होता है, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद क्या आएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद यूपी, बिहार। ये जो क्षेत्र है ना इस सारे क्षेत्र में बारिश करवाता है कौन सा मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उसके बाद सर्दियों में बारिश होती है एक तो पश्चिमी विक्षोभ से और एक किससे, लौटते हुए मानसून से। लौटते हुए मानसून से जो बारिश होगी ना वो पूर्वी भारत, कहाँ पे होगी भाई, पूर्वी भारत और पश्चिम तटीय क्षेत्रों में बारिश होती है। मध्य भारत या फिर और कहीं पे बारिश नहीं करवाता। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ करवाएगा, कोरोमंडल के तट पे, तमिलनाडु राज्य के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता, उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश किसके कारण होती है। उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से पानी उठा के पाकिस्तान होते हुए भारत में आते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के थोड़े से क्षेत्र में बारिश करवाएंगी, उसके बाद हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, यूपी तक पश्चिमी विक्षोभ क्या करवाते हैं, बारिश करवाते हैं। अभी अपने हरियाणा के अंदर जनवरी के अंदर जो बारिश होती है ना थोड़ी बहुत है, वो किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जिनको मावट भी कहा जाता है। इतना सा आ गया अभी समझ में, दोनों तट के मैदान आ गए समझ में। पश्चिमी तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा, तीन भागों में। कौन कौन से, कोंकण तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। कौन कौन से, उत्तरी सरकार तटीय मैदान और कोरोमंडल तटीय मैदान। गंगा के भागों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, गंगा के मैदानों को 5। कौन कौन से, भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। और नदियों के आधार पे गंगा के मैदानों को कितने स्तर पे डिवाइड किया गया है, 3 स्तर के ऊपर, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। ऊपरी गंगा में कौन कौन से मैदान आते हैं, रोहेलखंड के मैदान और अवध के मैदान। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अभी, अरे बातें नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऊपरी गंगा के मैदान कौन कौन से हैं, तो एक तो रोहेलखंड के मैदान और दूसरे कौन से हैं, अवध के मैदान। फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अवध के मैदान कौन कौन सी नदियों के बीच में हैं, गोमती और घाघरा। रोहेलखंड के मैदान कौन सी नदियों के बीच में हैं, रामगंगा और
गोमती, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। मध्य गंगा के मैदानों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। यूपी के मैदान, बिहार के मैदान, मिथिला मैदान। यूपी के मैदान कौन सी नदियों के बीच में है? घाघरा और गंडक। बिहार के मैदान गंडक और पुराने गंडक। मिथिला के मैदान पुराने गंडक और कोशी। निचली गंगा कोशी और महानंदा रिवर के बीच में है। सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पे आती है? सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है वो मध्य गंगा के मैदानों में आती है, स्पेशली बिहार और मिथिला के मैदानों के अंदर। और निचली गंगा के मैदानों में भी क्या आती है? बाढ़ आती है, लेकिन ज्यादा कहाँ पे आएगी? मध्य गंगा के मैदान, जो कि स्पेशली कहाँ पे है? बिहार के अंदर हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया बिहार के मैदानों को। एक तो बिहार के मैदान बोलते हैं और एक मिथिला के मैदान बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों भागों के अंदर बाढ़ क्या होती है? ज्यादा आती है। उसके बाद देखो इंडस रिवर के मैदान हमने पढ़ा। इंडस रिवर के मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। सिंध दोआब, सिंध दोआब जो मैदान है वो कौन कौन सी नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम। चल दोआब, झेलम और चिनाब। रचना दोआब, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी। उसके बाद बारी दोआब, रावी और व्यास। और बिस्त दोआब, व्यास और सतलुज के बीच के मैदानों को कहा जाता है। अपने भारत में इनमें से कौन कौन से मैदान हैं? बारी और बिस्त, बारी और बिस्त। बाकी के 3 कहाँ पे हैं? पाकिस्तान के अंदर हैं बाकी के 3। ठीक है, एक थे राजस्थान के मैदान। राजस्थान के मैदानों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से 2? एक वो क्षेत्र जो अरावली के पश्चिम में है और एक वो क्षेत्र जो अरावली के पूर्व में है। राजस्थान के भागों को बांटा गया है बारिश के आधार पे। किसके आधार पे? बारिश के आधार पे। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से नीचे रेनफॉल होती है और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। अरावली के पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। बारिश कम होगी तो एरिया अराइड होगा। कैसा एरिया होगा? अराइड। अराइड एरिया को क्या बोलते हैं? डेजर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट। और इस क्षेत्र में कौन सा डेजर्ट है? थार का डेजर्ट है। अच्छा, एक ये बताओ, अगर ये पूछ ले अराइड एरिया में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, कौन सा प्लांटेशन पाया जाता है? कैक्टस, और कैक्टस के साथ साथ है झाड़ियाँ। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये फॉरेस्ट में भी करवा देंगे, आपको ऐसे भी ध्यान में रखना है। थार डेजर्ट के अंदर, अराइड एरिया के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो इस वाले क्षेत्र में झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। क्या पाएंगी? झाड़ियाँ। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला बारिश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है भाई? वहाँ पे फसल होती है। और कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूँ, बाजरा, सरसों यहाँ पे सर्वाधिक होती है। उसके साथ साथ मोटे अनाज, उसके साथ साथ क्या होते हैं? मोटे अनाज भी इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। ये थे भाई भारत के प्लेन्स। कर लोगे?